यहाँ पर मेटलर्जिकल स्टार्ट हुआ था। मेटलर्जी का मतलब क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। हाँ सर। यानी ओर से मेटल ऑब्टेन करना, उसे हम कहते हैं मेटलर्जी। अब मेटलर्जी में दो टर्म्स आते हैं, एक मिनरल्स और एक और। तो मिनरल क्या है? मिनरल का मतलब अर्थ क्रस्ट से, यानी मेटल अर्थ क्रस्ट में जो कुछ मिलता है वो क्या है? मिनरल्स। और ऐसे मिनरल्स जिससे हम मेटल को इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली ऑब्टेन कर सकें, उसे हम कहते हैं ओर। जितने भी ओर्स हैं सारे मिनरल्स हैं, और सारे मिनरल्स ओर नहीं है। तो ऑल ओर्स आर मिनरल। तो सारे के सारे मिनरल्स ओर नहीं है, क्योंकि हर मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ओर में जनरली कुछ अर्थी या फिर अनडिजायर्ड मटेरियल होते हैं। उन अनडिजायर्ड मटेरियल को हम क्या कहते हैं? गैंग। तो इम्प्योरिटी को यहाँ पर कहते हैं गैंग। अब और कितने टाइप के होते हैं? पहला नेटिव ओर। नेटिव ओर का मतलब क्या? जो फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो नेटिव ओर कौन फॉर्म करते हैं? यानी नेटिव फॉर्म में कौन मिलते हैं मेटल्स? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और थोड़ा बहुत कॉपर। ये नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, यानी कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते। कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं, लेकिन नेटिव फॉर्म में भी साथ में मिलते हैं। और इसके अलावा लम्स ऑफ ऑलमोस्ट प्योर मेटल आर आल्सो फाउंड, जिसे हम कहते हैं नगेट्स। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। ठीक है ना। तो एक नेटिव ओर होता है। नेटिव ओर का मतलब क्या? फ्री स्टेट में मिलना। दूसरा है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में यानी वो कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो कंबाइंड स्टेट में देखिए कौन कौन से हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स के फॉर्म में सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सिलिकेट। ये तो ऑक्सी एसिड्स हो गए। ऑक्सी एसिड्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन भी उसके अंदर, इसके अलावा हाइड्रोजन भी हो। ऑक्साइड और मतलब ऑक्साइड, कार्बोनेट यानी CO3, सल्फेट, फॉस्फेट, सिलिकेट, इस टाइप के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे हीमेटाइट, ऑक्साइड फॉर्म में हीमेटाइट का फार्मूला F2O3, बॉक्साइट का Al2O3.2H2O, कैल्शिटेराइट यानी टिन स्टोन यानी SnO2, क्यूप्राइट यानी Cu2O, जिंकाइट यानी ZnO। तो ऐसा भी पूछ लिया जाता है, और के नाम पूछ लिए जाते हैं। कार्बोनेट और, कार्बोनेट और यानी जैसे कि सबसे सिंपल सा एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे सिंपल एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी उसे हम कहते हैं और के फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं लाइम स्टोन बोलते हैं, लाइम स्टोन। डोलोमाइट CaCO3.MgCO3, इसके अलावा कैलामाइन ZnCO3, सीडराइट FeCO3, सेरुसाइट लेड कार्बोनेट मैग्नेसाइट MgCO3। सल्फेट और में MgSO4.7H2 को बोलते हैं एप्सोमाइट या एप्सम सॉल्ट, इसको हम एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं। या अनहाइड्राइड यानी कैल्शियम सल्फेट, एंग्लेसाइट यानी PbSO4। फॉस्फेट और में जैसे हाइड्रोक्सी एपेटाइट, एपेटाइट फैमिली होती है। OH है तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, F है तो फ्लोरो एपेसाइट, Cl है तो क्लोरो एपेटाइट। ये भी हम पढ़ चुके हैं। हाँ सिलिकेट, सिलिकेट और में कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, टाक, टाक यानी मैग्नीशियम सिलिकेट हो गया। एलवाइट यानी सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, फेल्ड्स्पार K2Al2O3.6H2, बेराइल यानी बेरिलियम का। राइट। हाँ सर। तो ये और कुल मिलाकर के हमें लर्न करना पड़ते हैं। ये लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, जो डिलेटेड पोर्शन का था। तो मैंने बताया था डिलेटेड पोर्शन इस वीक में हो जाएगा, यानी आपका ये कंप्लीट होने वाला है। हाँ सर। नेक्स्ट सल्फ्यूराइज्ड ओर। सल्फ्यूराइज्ड ओर यानी सल्फर फॉर्म में, सल्फर फॉर्म में जैसे कि आयरन पायराइटीज, आयरन पायराइटीज, गैलन यानी PbS, जिंक ब्लेंट यानी ZnS, सिनेवार यानी HgS, कापर ग्लांस U2S, कापर पायराइटीज या चालको पायराइटीज यानी CuFeS2, CuFeS2 या Cu2S Fe2S3, ऐसा भी लिखा जाता है। यानी 2CuFeS2 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा Cu2S प्लस Fe2S3, ऐसा लिखा जाएगा। तो इसमें कापर +1 स्टेट में है और आयरन +3 स्टेट में है। हेलाइड और हॉर्न सिल्वर यानी AgCl,
कार्नेलाइट यानी KCl MgCl2 डॉट 2H2O, फ्लोस्फार यानी CF2, सिल्वाइन यानी KCl, क्रायोलाइट यानी NaFAlF3। राइट? हाँ सर। तो यहाँ कोई समस्या नहीं? नहीं सर। कोई समस्या नहीं, तो आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये और समय पूरे रटे हुए होने चाहिए, किसमें कौन सा और मिलता है। ठीक है। क्लियर? हाँ सर। अब आते हम कुछ और ओर्स पर, एक लिस्ट लेकर के उसको देखते हैं मेटल वाइज। कुछ इंपॉर्टेंट और देखिए, सम इंपॉर्टेंट ओर्स। एल्यूमिनियम के कौन कौन से और हैं? बॉक्साइट। राइट। बॉक्साइट का जनरल फार्मूला क्या है? Al2O3 डॉट 2H2O। 2H2 है तो बॉक्साइट, एक H2 है तो डायस्पोर, एक भी H2 नहीं है तो कोरंडम। ओके। केओलिनाइट यानी एल्यूमिनियम सिलिकेट है। हीमेटाइट यानी Fe2O3, हीमेटाइट यानी Fe2O3। मैग्नेटाइट यानी Fe3O4 नेचुरल, मैग्नेटिक बोलते हैं। सीडराइट यानी FeCO3। आयरन पायराइट इज FeS2। लाइमोनाइट यानी आयरन ऑक्साइड डॉट 3H2O। कापर के और कापर पायराइट यानी CuFeS2, जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Cu2S और Fe2S3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एल्यूमिनियम का मेन और बॉक्साइट है, आयरन का मेन और हीमेटाइट है, और कापर का मेन और कापर पायराइट है। कापर ग्लांस यानी Cu2S, क्यूपराइट Cu2O, मेलेकाइट यानी CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, और एजुराइट 2CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। है ना? हाँ सर। ये और लर्न की हुए चाहिए। ओके। तो 4 चैप्टर आपके हो गए, सैटरडे तक सभी लोग तैयार कर लेंगे। हाँ सर। ठीक है, और जिनको टेस्ट देना हो वो मैसेज करें, सिर्फ उन्हीं को हाँ। टेस्ट डालूंगा। हाँ सर। यस सर। तो अब इसमें देखिए, जिंक के और ZNS यानी जिंक ब्लेंड या स्फ्लेराइड, जिंक ब्लेंड या स्फ्लेराइड। ZnCO3 यानी कैलामाइन, ZNO मीन्स जिंकाइट, PbS यानी गैलन पीबी में, PbS4 एंग्लेसाइट, PbCO3 सेरूसाइट, KCl MgCl2 डॉट 6H2O मीन्स कार्नेलाइट, MgCO3 मैग्नीशियम के ओर में मैग्नेसाइट, डोलोमाइट यानी MgCO3 डॉट CaCO3, एप्सम सॉल्ट या एप्सोमाइट MgS4 डॉट 7H2O, लैंगबेनाइट यानी K2Mg2 SO4 होल थ्राइस, कैसिटेराइट यानी SnO2, सिल्वर ग्लांस या अर्जेंटाइट, पायरर गायराइट या रूबी सिल्वर, ठीक, किलोर गायराइट या हॉर्न सिल्वर यानी AgCl, स्टेफाइनाइट यानी Ag5SbF4, प्रूस्टाइट सिल्वर और आर्सेनिक सल्फाइड। ये थोड़े से और हो गए। क्या हो गए? ओट्स। थोड़े से और हो गए। हाँ सर। बात क्लियर हो गई है? हाँ सर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ट्राई करेंगे उसको। ये रहा, बताइए। Which metals are suppose? Which metal are supposed to occur in the native state in nature? Sir, gold, silver. जो लेस रिएक्टिव है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। हाँ सर। ठीक है ना? मैच द ओर्स लिस्टेड इन कॉलम फर्स्ट विद देयर करेक्टेड केमिकल फार्मूला स्टेट कॉलम सेकंड। कैसिटेराइट, कैसिटेराइट किसका होता है? SnO2। सीडेराइट किसका? आयरन कार्बोनेट। सेरोसाइट किसका? सेरोसाइट किसका? PbCO3। नेट और कार्बन। एग्लेसाइट यानी किसका? PbSO4। क्लियर? हाँ सर। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। हाँ सर। हाँ अब हम आते हैं किस पर? मेटलर्जी पर।
तो मेटलर्जी में करते क्या है, कौन कौन सी स्टेप्स होती है मेटलर्जी में? जो भी हमें ओर मिला है उस ओर को हम क्या करेंगे, उस ओर को हम क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेंगे, नहीं क्रशिंग करेंगे। क्रशिंग करने के बाद ड्रेसिंग करेंगे, ड्रेसिंग करने के बाद यानी कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे, मेटल को और से ऑप्टेन करेंगे। मेटल जब हम मिल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे। इतनी स्टेप इसके अंदर होती है, ठीक। हाँ सर। तो क्रशिंग कैसे करना, जॉ क्रशर से या फिर बॉल मिल होते हैं, उससे हम इसको क्रश करते हैं, या पल्वराइजेशन भी इसको बोलते हैं। और पल्वराइजेशन का मतलब क्या होता है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। किसकी हेल्प से करते हैं, बाल मिल या स्ट्रम्प मिल, इनकी हेल्प से ओर को क्रश किया जाता है, राइट। ओर को क्रश करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसमें कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन देखो कैसे करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, ओर में से इंप्योरिटीज को रिमूव करना, इंप्योरिटीज को रिमूव करना और उसमें मेटल कंपाउंड का परसेंटेज बढ़ाना, ये कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन या फिर बेनिफेक्शन या फिर ड्रेसिंग कहलाता है, ठीक है ना। या तो ड्रेसिंग या कॉन्सेंट्रेशन या बेनिफेक्शन, ये कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन फिजिकल मेथड से भी करते हैं, केमिकल मेथड से भी करते हैं। तो यहाँ पर जो इंप्योरिटीज होती है, इंप्योरिटीज को क्या कहते हैं हम, गैंग। इंप्योरिटी को कहते हैं गैंग, और गैंग को रिमूव करने के जो मटेरियल डाला जाता है वो कहलाता है फ्लक्स। दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, स्लैब। तो सबसे पहली मेथड कौन सी, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन मेथड। हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है इंप्योरिटीज और की डेंसिटी पर बेस्ड है। हाँ सर। इंप्योरिटीज और की डेंसिटी पर बेस्ड है, राइट। आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ सर, क्लियर आ रही है। अब इसमें सबसे पहले हम करते क्या है, और को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, बिलफिलेट टेबल होती है, वो मैंने कल पूरे एग्जैक्ट फिगर दिखाए थे। एग्जैक्ट इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है वो बताया था मैंने। Yes, sir. यूँ समझ लीजिए बिलफिलेट टेबल, ये वाली टेबल है, यहाँ पर हम पाउडर और रख देंगे, यहाँ से पानी डालेंगे तो लाइट वेट जो इम्प्योरिटी है नीचे बह जाएंगी, और हैवी और यहीं सेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक क्लासीफायर या बिलफिलेट टेबल यूज करते हैं। तो मोस्टली ये वाली जो मेथड है ऑक्साइड और या नेटिव और के कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की भी डेंसिटी कम होती है। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। पहली मेथड किस पर बेस्ड है, डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ और एंड डेंसिटी ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, गैंग। दूसरा क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन टर्म तब यूज करेंगे हम अगर उसमें कोई मैग्नेटिक कंपोनेंट हो तो यूज करेंगे। हाँ इन सर। डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ओर कंपाउंड, उस पर बेस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये रोलर है, ये रोलर है, बेल्ट है, ठीक। ये रोलर है, दो रोलर है यहाँ पर। दो रोलर में से ये वाला जो राइट वाला है वो कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और ये नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो यहाँ से पाउडर ओर को जब तुम इसके अंदर डालोगे तो पाउडर ओर जब इस बेल्ट पर आएगा तो जो मैग्नेटिक कंपोनेंट ये तो अट्रैक्टेड रहेगा यहाँ तक, ठीक है ना, अट्रैक्टेड रहेगा। फिर ये बेल्ट के नीचे आ गया ना ये, तो ये इधर गिर जाएगा। जबकि जो नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट वो अट्रैक्ट नहीं होगा तो यहीं गिर जाएगा। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, नॉन मैग्नेटिक, जबकि ये वाला पार्ट कैसा है, मैग्नेटिक। तो इस मेथड्स के लिए कंडीशन है कि एक मैग्नेटिक और दूसरा नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट होना चाहिए। अब किसको इस मेथड से सेपरेट करते हैं, क्रोमाइट और NeFeO Cr2O3, इसको सेपरेट करते हैं हम नॉन मैग्नेटिक सिलिशियस इम्प्योरिटीज से। कैसीटेराइट को भी सेपरेट करते हैं मैग्नेटिक वुल्फ्रोमाइट से, वुल्फ्रोमाइट यानी ये। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका हम यूज करते हैं। तो इसमें एक मैग्नेटिक कंपोनेंट हो और साथ में क्या हो, नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट हो। ये बात समझ में आ गई होगी? हाँ सर।
अब नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कहाँ यूज करते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड सल्फाइड ओर के कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं, सिर्फ सल्फाइड ओर के कॉन्सेंट्रेशन में। इसका प्रिंसिपल ये है कि सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर प्रेफरेंसली ऑयल से जल्दी गीले हो जाते हैं और इम्प्योरिटीज पानी से गीले हो जाती हैं। ओके। इसमें क्या करते हैं, ये टैंक लिया, इस टैंक में हमने पाउडर ओर डाल दिया और इसमें पानी भर दिया, ये पानी भर दिया। हाँ सर। यहाँ ऊपर से एक पाइप लगा करके कंप्रेस्ड एयर पास करेंगे। ये पाइप में यहाँ पर होल है, जब एयर पास करोगे और साथ में यहाँ पर ऊपर क्या डाल देते हैं, पाइन ऑयल डाल देते हैं। पाइन ऑयल किसका काम करता है? फ्रोथ फॉर्म करने का काम करता है। तो जैसे हम यहाँ से एयर पास करेंगे तो यहाँ से ये जो सल्फाइड ओर होगा वो यहाँ पर फ्रोथ यानी झाग बना लेगा, और झाग को हम बाहर निकाल करके सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, वो इम्प्योरिटीज यहीं पर नीचे बैठ जाती है। तो कंडीशन है कि इसमें कौन सा ओर होना चाहिए? सल्फाइड होना चाहिए, सारे सल्फाइड होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। और प्रिंसिपल क्या है कि गैंग एंड द ओर पार्टिकल्स हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ वेटेबिलिटी विथ वाटर एंड पाइन ऑयल। तो गैंग पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय द वाटर व्हाइल द ओर पार्टिकल्स आर वेटेड बाय ऑयल। इस प्रोसेस में ये क्या जाता, केमिकल फ्रोथिंग एजेंट भी हम ऐड करते हैं। पहला होता फ्रोथर यानी झाग बनाने वाला। ये क्या होते हैं? स्टेबल फ्रॉम विच राइजेस टू द टॉप ऑफ द फ्लोटेशन शेल। स्टेबल होते हैं, तो इसके लिए फ्रोथर यानी झाग बनाने वाले सब्सटेंस के लिए हम ऑयल जैसे पाइन ऑयल, कैम्फर ऑयल, इनका यूज करते हैं, झाग बनाते हैं। ये स्मॉल क्वांटिटी में हम ऐड करते हैं। अब फिर इसके बाद स्टेबलाइजर भी ऐड करते हैं। स्टेबलाइजर किस लिए ऐड करते हैं? जिससे ये जो फ्रोथ यानी झाग है लंबे समय तक बना रहे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टेबलाइजर यूज करते हैं, है ना? हाँ सर। ठीक है। कलेक्टर्स क्या है? कलेक्टर्स यानी पोटेशियम या सोडियम इथाइल जेंथेट, इसको कलेक्टर की तरह यूज करते हैं, जो कलेक्ट करने का काम करते हैं। These get attached with the particles of the sulfide ore and thus make them water repellent। तो एक कलेक्टर क्या करेंगे? इसको वाटर से रिपेल करके झाग को बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। ये भी कलेक्टर भी हम किसमें? स्मॉल क्वांटिटी में ही यूज करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में कुछ भी यूज नहीं करते हैं। अब दिक्कत क्या पर, देखो दो चीजें यहाँ पर हो गई, दो चीजें यहाँ पर हो गई। अब एक चीज और यहाँ पर आती है, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा उसमें सल्फाइड ओर हो तो फिर क्या करें? दोनों को हम साथ साथ तो फ्रोथ फॉर्मेशन नहीं करा सकते, करा लेंगे तो उनको अलग करने में दिक्कत आएगी। हाँ पिक्चर सर। आप देख ही रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास पीबीएस और ZnS दोनों है, तो अगर दोनों के मिक्सचर में NaCN डालते हैं तो NaCN क्या करता है? ZnS की फ्रोथ फॉर्मिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देगा, तो पीबीएस फ्रोथ बना लेगा, ये फ्रोथ बना लेगा। क्यों डिक्रीज कर लेगा? क्योंकि NaCN ZnS से रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, ये कॉम्प्लेक्स वाटर में सोल्यूबल। ठीक है। हाँ सर। तो जैसे एक बार पीवीएस Yes, ने sir. फोर्थ फॉर्म कर लिया, ये डिप्रेसेंट कहलाएगा NaCN। उसके बाद हम क्या करते हैं? तो Na2CO3 ने क्या किया? डिप्रेस द फ्लोटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ZnS, FeS2 को भी डिप्रेस कर देता है। तो पीवीएस पासेस इनटू द फ्लोट व्हेन एयर इज ब्लोन। जब पीवीएस बाहर आ गया, कलेक्ट कर लिया, तो इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करते, कॉपर सल्फेट ऐड करके। कॉपर सल्फेट एक्टिवेटर का काम करेगा, जब इसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ होगी तो वापस से ZnS बन जाएगा, उसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट एक्टिवेटर का काम करता है, NaCN डीएक्टिवेटर का काम करता है। NaCN डीएक्टिवेटर का किसके लिए काम करता है? ZnS FeS2 के लिए डीएक्टिवेटर का काम करता है। तो ये बात क्लियर हो गई, है ना? हाँ सर। Yes, sir. मॉडल सभी के पास है, चलिए हाँ सर। दिया हुआ है, रीड कर लीजिए। हाँ सर। रीड कर लिया। चलिए, अब ये तो फिजिकल मेथड अभी हमने देखी है, अब हम बात करते हैं किसकी? केमिकल मेथड। मेथड की। केमिकल मेथड यानी कोई केमिकल मिला करके भी कंसंट्रेशन किया जा सकता है। केमिकल मेथड को हम बोलते हैं लीचिंग। तो लीचिंग किस किस का करते हैं? लीचिंग किस किस का करते हैं? एल्यूमिनियम का, सिल्वर का, गोल्ड का, और कुछ जगह कॉपर और टिन का भी लीचिंग किया जाता है।
तो लीचिंग के लिए प्रिंसिपल क्या है कि और सॉल्युबल इन सम सुइटेबल सॉल्वेंट, तब यूज करते हो इम्प्योरिटी जिसमें सॉल्युबल ना हो, और सॉल्युबल हो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो ही लीचिंग टर्म हम यूज करते हैं। जैसे कि बॉक्साइट ले लें, बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3.2H2, ये बॉक्साइट है। अब बॉक्साइट भी दो टाइप का होता है, रेड बॉक्साइट और व्हाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट यानी किसकी इम्प्योरिटी होती है, टाइटेनियम Fe2O3 की इम्प्योरिटी होती है। हाँ व्हाइट सर। बॉक्साइट में सिलिका की इम्प्योरिटी होती है। इनके साथ में टाइटेनियम तो दोनों में रहता है, टाइटेनियम दोनों में रहता है। अब यहाँ पर तीन मेथड यूज करते हैं इनके लिए, कौन कौन सी, एक तो बेयर मेथड, हाँ और एक सरपेक मेथड, और एक हाल मेथड। अब इसको ध्यान कैसे रखें कि इसमें हमें कौन सी मेथड यूज करनी है। हाल बड़ा होता है, ये समझ लीजिए, हाल बड़ा होता है तो जब दोनों की इम्प्योरिटी हो। सिलिका, एस फॉर सरफेट, सिलिका की इम्प्योरिटी हो तो सरफेट, राइट। बचा कौन सा, Fe2O3, तो Fe2O3 की इम्प्योरिटी होगी तो क्या यूज करेंगे, बेयर मेथड यूज करेंगे। आना, अरे कुछ बोलोगे। हाँ सर। कौन कौन सी मेथड यूज की यहाँ पर, तीन मेथड यूज करेंगे हम, कौन कौन सी, बेयर मेथड, हॉल मेथड बेयर और मेथड। सरपेक मेथड। किसके लिए, किसके लिए यूज कर रहे हैं हम ये, लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम, हाँ सर। राइट। हाँ सर। तब इस लीचिंग में देखिए होता क्या है, लीचिंग में देखिए यहाँ पर तीनों मेथड को एक साथ ले लेते हैं, बेयर मेथड, हाल मेथड और सरपेक मेथड। यहाँ पर देखिए बेयर मेथड में कब यूज करना हमें बताइए, सरपेक मेथड कब यूज करना है बताइए, हॉल कब यूज करना है बताइए। जल्दी बताइए, हाल का मतलब दोनों मान लो, हाँ तो समझिए हाल बड़ा होता है। हाँ सर। सरपेक यानी किसकी इम्प्योरिटी हो, जिसमें सब सिलिका की इम्प्योरिटी हो। सिलिका फॉर सरफेक। बची हुई क्या, बेयर। तो बेयर में Fe2O3 की इम्प्योरिटी हो, सिलिकेट की भी रहेगी, लेकिन मेजर इम्प्योरिटी किसकी रहेगी, आयरन की, इसलिए इसको बोलते हैं रेड बॉक्साइड। अगर सिलिका की इम्प्योरिटी हो तो उसे हम कहते हैं व्हाइट बॉक्साइड, हाल में रेड बॉक्साइड। वाइट। अभी देखिए ये आपका क्या है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, उसमें NaOH डालिए, हीट करिए, हीट करिए तो ये NaAlO2 यानी सॉल्युबल बना लेगा, तो जबकि Fe2O3 रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो Fe2O3 इनसॉल्युबल पार्ट रहेगा, उसको हम अलग करके सेपरेट कर लेंगे। अब जो NaAlO2 यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, वो वाटर से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना करके PPT बना लेगा। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को बाहर निकाल करके हीट कर देंगे तो ये प्योर एल्यूमिना बन जाएगा, ओके सर। प्योर एल्यूमिना। क्या क्या कर रहा है यहाँ पर जल्दी से बताइए। सर पहले इसको सबसे पहले NaOH के साथ हीट किया तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट सॉल्युबल पार्ट है, Fe2O3 रिमेन अनचेंज, उसको फिल्टर करके अलग कर लेंगे। अब फिर उसको वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को बाहर निकालेंगे, प्रेसिपिटेट को बाहर निकाल कर क्या करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और हीट करेंगे, तो हीटिंग पर Al2O3 बना देगा। हाँ सर। दूसरी मेथड है हाल मेथड, जब दोनों की इम्प्योरिटी हो तो सोडियम कार्बोनेट यूज करेंगे, वहां NaOH यूज कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, बनना वही है और नया कुछ भी नहीं है। सोडियम कार्बोनेट यूज करा तो यहाँ देखिए सोडियम मेटा एलिमेंट सॉल्युबल पार्ट और CO2 है, राइट। हाँ सर। आप उसके बाद क्या करेंगे, जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है उसमें CO2 पास कर लेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट कर दीजिए तो हीटिंग पर हमें प्योर एल्यूमिनियम। एल्यूमिना मिल जाएगा। सरपेक मेथड, उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रिक स्पार्क कराएंगे, तो जितना भी एल्यूमिना है वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट कर दीजिए तो Al2O3 यानी एल्यूमिना। लेकिन इसमें इम्प्योरिटी सिलिका की थी, सिलिका क्या करेगी, बनने वाले CO के साथ रिएक्शन करके CO2 बना लेगी और वोलेटाइल सिलिकॉन रहेगा, वोलेटाइल सिलिकॉन बाहर निकल जाएगा। हाँ निकल जाते। हाँ सर। तो इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ सर।
सभी को। हाँ सर। हाँ सर। तो ये तीनों हाँ मेथड, सर। ओके, तीनों मेथड हमने एक साथ देख ली। हाँ सर। कौन कौन सी मेथड देखी? बेयर मेथड, हॉल मेथड और सर्कल। पेयर मेथड और सरपैक मेथड। सरफेक मेथड। अब इसी में थोड़ा पीछे देखें यहाँ पर स्क्रीन पर, तो प्रिंसिपल ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइड, इसमें सिलिका, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या करते हैं, इसका डाइजेशन कराएंगे, इसके साथ NaOH के साथ करें, NaOH यूज ले रहा, NaOH यूज कर रहा, मतलब बेयर मेथड, लगभग इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर। तो Al2O3 लीस्ट आउट एज सोडियम एल्यूमिनेट एंड आल्सो SiO2 एज सोडियम सिलिकेट। अगर SiO2 होता सोडियम सिलिकेट, जबकि Fe2O3 रिएक्शन नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो Al2O3 NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यही बना लेगा, NaLOH4। अब जब इसमें CO2 पास कर देंगे तो ये मिल जाएगा, जिसको हीट करने पर हम प्योर Al2O3 मिल जाएगा, मीना मिल जाएगा। हाँ सर। हम कहते हैं बीयर प्रोसेस। तो यहाँ पर सोडियम सिलिकेट रिमेन इन द सॉल्यूशन, अलग कर लेंगे, और जो Fe2O3 है वो भी सॉल्यूशन में अनरिएक्टेड रहेगा, उसको भी अलग कर लेंगे। दूसरी मेथड क्या है, सॉरी दूसरे में एलिमेंट जिनके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड में देखिए साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं हम इसको, सिल्वर और गोल्ड है, उसमें KCN डाल दीजिए, वाटर तो डाल ही रहे और साथ में ऑक्सीजन पास करिए, हाँ सर। सर तो ऑक्सीजन। सिल्वर और गोल्ड वाला कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सॉल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन। सर ऑक्सीजन से क्या होता है? रिएक्शन सिल्वर मेटलर्जी में देखेंगे, रिएक्शन ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिवर्सिबल होती है। अब फिर क्या करेंगे, इसमें जिंक ऐड कर देंगे, जिंक क्या करेगा, इस मेटल को रिप्लेस करके जिंक खुद कॉम्प्लेक्स बना लेगा और मेटल को रिप्लेस कर देगा। तो मेटल को रिप्लेस कर देगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं हाइड्रो मेटलर्जी। हाँ सर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी हो गया अपना, लीचिंग भी हो गया, केमिकल सेपरेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो भी कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला, इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर से हमें मेटल ऑब्टेन करना है। तो मेटल ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले हम कंपाउंड को, जो भी ओर में कंपाउंड है उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्यों, ऑक्साइड को रिड्यूस करना ज़्यादा इजी होता है। अब ऑक्साइड में रिड्यूस करने के लिए दो मेथड है, कौन सी, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक है। यानी क्या करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उसका रिडक्शन करेंगे। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक कैल्सिनेशन और एक रोस्टिंग। क्लियर? अरे कुछ बोलो। यस। तुम लोगों को बोलने में जोर आता है क्या बात है? लूज मोशन तो नहीं हो रहे कि जोर से बोलेंगे हाँ तो सर। गंदे हो जाएंगे? क्यों? अब यहाँ देखो, कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, इसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीट करते हैं। रिवर्बरेटरी फर्नेस में क्या करते हैं, फ्यूल तो यहाँ रख देते हैं और जो हॉट एयर है वो इस फर्नेस की वॉल से रिफ्लेक्ट होकर के इसके ऊपर गिरती है, उसे कहते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। हाँ सर। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में या फिर एब्सेंस ऑफ एयर में मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जब हम हीट करते हैं तो कैल्सिनेशन होता है। तो कैल्सिनेशन किसका किया जाता है, कार्बोनेट ओर का, ऑक्साइड ओर का, हाइड्रोक्साइड ओर का। फायदे क्या है इससे, एक तो ऑक्साइड बन जाएगा, दूसरा ओर बिकम पोरस, और बिकम पोरस, और जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज है, वोलेटाइल इंप्योरिटीज भी बाहर निकल जाएंगे।
तो जैसे FeCO3 FeO में कन्वर्ट होगा, CO2 बाहर, ये भी ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कहीं भी ले लीजिए, फाइनली हुआ क्या, ऑक्साइड बन गया और CO2 बाहर हो गई। अब यहाँ ऑक्साइड ऑलरेडी है, वाटर है, तो वाटर बाहर निकल गया, क्रिस्टलाइन वाटर, ये अनहाइड्रस हो गया। यहाँ भी Pl2 से .2H2 डायरेक्ट हिट कर दी तो L2 सॉलिड, तो वाटर वेपर बाहर हो गई। ऑर्गेनिक मैटर अगर उसके अंदर होता तो वो ही बाहर निकल जाता और पोरस हो जाएगा, वोलेटाइल इंप्योरिटीज भी बाहर निकल जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। दूसरी टर्म आती है रोस्टिंग। रोस्टिंग किसका करते हैं, रोस्टिंग करते हैं हम सल्फाइड ओर का। हाँ सर, रोस्टिंग करते हैं हम सल्फाइड ओर का और का। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं। तो रोस्टिंग एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक बार स्टार्ट हो जाती है तो हमें एडिशनल हीट की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर देखिए मॉडरेट टेम्परेचर पर ही करना है। जैसे PbS यानी सल्फाइड, या तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मोस्टली ऑक्साइड में। जैसे ZnS जिंक ऑक्साइड और SO2 में, या फिर जिंक सल्फेट में। कॉपर पायराइटिस Cu2S और FeO और SO2 में पढ़ेंगे हम कॉपर के मेटलर्जी में वापस से। हाई टेम्परेचर पर अगर रोस्टिंग हो रहा हो, कुछ मेटल्स हैं कॉपर, लेड, मर्क्यूरी, एंटीमनी, ये हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज होकर के मेटल में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, डायरेक्टली मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड में जाते ही नहीं। तो अगर हमें यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़े, सिर्फ एयर पास की है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस या ऑटो रिडक्शन प्रोसेस। तो इसको कई नामों से जाना जाता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन किस में आता है, कॉपर की मेटलर्जी, लेड की मेटलर्जी और सिल्वर की मेटलर्जी में सेल्फ रिडक्शन की टर्म आती है, जिसमें कोई अलग से हमें रिड्यूसिंग एजेंट ऐड नहीं करना पड़ता। क्या समझ में आया? अब आगे देखिए, रोस्टिंग में भी क्या होता है, जो इजीली ऑक्सीडाइजेबल इंप्योरिटीज हैं, जैसे H2O3, SO2, फास्फोरस H, P4O10, एंटीमनी H, Sb2O3, ये बाहर निकल जाते हैं। जैसे एमएनी मेटल है, मेटल आर्सेनिक एंटीमनी कुछ भी हो सकता है, O2 के साथ रिएक्शन हुई तो M2O3 के फॉर्म में बाहर निकल गया। सल्फर SO2 के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो गया, फास्फोरस P4O10 के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो गया। तो चिमनी के थ्रू ये इजीली बाहर निकल जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये वॉलेटाइल होते हैं, राइट। क्लियर? अब यहां देखिए, जब कॉन्सेंट्रेटेड टिनस्टोन, जिसे हम कहते हैं कैसिटेराइट, इसको स्ट्रांगली हीट करिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, नहीं उसे हम कहेंगे रोस्टिंग। तो उसमें CuS और FeS की इंप्योरिटीज होती हैं। तो CuS कॉपर सल्फेट में, FeS FeSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों ही रिवर्बरेटरी फर्नेस में कराते हैं, हम पहली बात कर चुके हैं। रोस्टिंग में जो एयर होल्स हैं वो खोल के रखते हैं, और जबकि ये कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, एयर होल या तो पार्शियली क्लोज कर ब्लॉक करके रखते हैं या फिर फुली ब्लॉक करके रखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? आया ना?
हाँ सर। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात। तो अब हम आते हैं किस पर, नेक्स्ट पॉइंट पर इसी में। अब हम आते हैं किस पर, स्मेल्टिंग पर। स्मेल्टिंग, चलिए स्मेल्टिंग को देख लें और थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ स्लैग को देखें। स्मेल्टिंग का मतलब क्या है, क्या होता है स्मेल्टिंग का मतलब, कौन सी प्रोसेस होती है स्मेल्टिंग में। 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है। देखिए, जब भी हम स्मेल्टिंग करते हैं, स्मेल्टिंग में क्या होता है, ऑक्साइड में अदर इम्प्योरिटीज भी होती है, जो इम्प्योरिटीज होती है उसे हम कहते हैं गैंग। तो उस गैंग को रिमूव करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, फ्लक्स। तो गैंग और इम्प्योरिटी दोनों मिलकर के फ्यूजिबल स्लैग फॉर्म कर लेते हैं। वो स्लैग की डेंसिटी कम होती है तो ऊपर फ्लोट करता रहता है, जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कापर की मेटलर्जी में रोस्टेड और में कापर सल्फाइड FeO होता है, उसमें किसकी इम्प्योरिटी होती है, सिलिका की, FeO की इम्प्योरिटी होती है, तो उसमें सिलिका ऐड करते हैं, जिससे FeSiO3 यानी फ्यूजिबल स्लैग बन जाए। CO2S नीचे वाली लेयर बना लेता है, स्लैग को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी स्लैग कौन सा लेना, फ्लक्स कौन सा लेना डिपेंड करता है इम्प्योरिटी के नेचर पर। इम्प्योरिटी अगर एसिडिक है तो फ्लक्स बेसिक होगा, इम्प्योरिटी बेसिक है तो फ्लक्स एसिडिक होता है। अगर सिलिका की इम्प्योरिटी है तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला दीजिए तो कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा। P4O10 मिला दीजिए तो वो क्या बना लेगा, कैल्शियम फॉस्फेट, यानी जिसे हम कहते हैं थॉमस स्लैग, ये बना लेता है। तो स्लैग फ्यूजिबल मास से मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, डेंसिटी इसकी बहुत कम होती है क्योंकि इम्प्योरिटी होती है इसमें। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं स्लैग का, रोड वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। तो अभी हमने क्या देखा है, इम्प्योरिटी को हम कहते हैं गैंग, उसको हटाने के लिए जो मिलाते हैं उसे कहते हैं फ्लक्स, और दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, स्लैग। फ्लक्स अभी हमने बात की, दो टाइप के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। अगर इम्प्योरिटीज बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे, एसिडिक है तो फिर बेसिक फ्लक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई हमें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एसिडिक और बेसिक का ज्ञान तो हमें है कि कौन से एसिडिक ऑक्साइड है, कौन से बेसिक ऑक्साइड है, ये हमें मालूम है ना, मालूम सभी को। तो अब यहाँ पर रोस्टिंग भी हो गया हमारा, कैल्सिनेशन भी हो गया है। तो अब यहाँ पर हमें जो भी ओर है, जो भी मेटल है, वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाता है। तो जो मेटल ऑक्साइड मिलता है उसका रिडक्शन करके हमें मेटल तैयार करना है। तो रिडक्शन कैसे करते हैं, या तो केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट से या इलेक्ट्रोलिसिस से। केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट या इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं। तो केमिकल रिडक्शन मेथड में हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे रिडक्शन विद कार्बन, ब्लास्ट फर्नेस में रिडक्शन कर दीजिए। अब यहाँ दिक्कत है कि यहाँ टेम्परेचर में काफी ज्यादा चाहिए, काफी एक्सपेंसिव भी हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए, कोक मेनली हम यूज करते हैं, तो PbO को Pb में कन्वर्ट कर दिया, फिर CO में कन्वर्ट हो गया। Fe2O3 को कोक Fe में कन्वर्ट कर देता है, ZNO को कोक ZN में CO में कन्वर्ट करता है, SnO2 कार्बन को Sn प्लस CO में कन्वर्ट करता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को Mg में कन्वर्ट कर देता है। यानी ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा, और कोक यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड में या कार्बन डाई ऑक्साइड में उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। कार्बन
मोनो ऑक्साइड का भी हम यूज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कर सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज भी कार्बन की मेटल आयरन की मेटलर्जी में किया जाता है। तो आयरन की मेटलर्जी में कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। अब कार्बन हमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करना है तो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके FeO CO2 में कन्वर्ट कर देगा, या Fe3O4 हुआ तब भी ये FeO CO2 में कन्वर्ट कर देगा। PbO भी Pb में कन्वर्ट हो जाएगा, CO भी CO में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड इनका यूज हम ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। अब तकलीफ क्या है यहाँ पर, ब्लास्ट फर्नेस में करना तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, कई बार जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में आपने कार्बन डाला तो कैल्शियम कार्बाइड ही बना लेगा, कुछ और बना लेगा वो कार्बन, ये प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार क्या होता है जब हम कूलिंग करते हैं, कूलिंग करने पर वापस से वही कंबाइन करके ऑक्साइड बना लेता है, रिएक्शन रिवर्सिबल होने लगती है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ती है कार्बन के साथ। अब दूसरा रिडक्शन बाय अदर मेटल्स। तो रिडक्शन बाय अदर मेटल्स में एक तो गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस, जैसे कि हम एल्यूमिनियम का यूज रिडक्शन में कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का यूज हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कर सकते हैं। सो तो नहीं गया भाई? नहीं सर। इतना समझ में तो आ गया आज का। अब यहाँ पर देखिए सैटरडे तक के 4 चैप्टर आप लोगों के परफेक्ट हो जानी चाहिए, तो बाकी तुम लोगों की मर्जी। यहाँ पे देखिए कार्बन से रिडक्शन कराना तो टेम्परेचर काफी ज्यादा चाहिए, तो इकोनॉमिकल और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए सब चीजें सही नहीं होती, इसलिए हम अदर मेटल्स यूज करते हैं। जैसे इसके अलावा कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो कार्बन से रिड्यूस नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी है मेटल के लिए ज्यादा होती है और कार्बन के लिए कम होती है, यानी वो मेटल ऑक्साइड बनाने में ही भरोसा रखते हैं। जैसे क्रोमियम, मैंगनीज, इनको हम एल्यूमिनियम मेटल से रिड्यूस कराते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं गोल्डस्मिथ और एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, या इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में करते क्या है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, एक क्रूसिबल लेते हैं। इस क्रूसिबल में जैसे Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम या फिर Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, इसे हम कहते हैं थर्माइट मिक्सचर, जो 3:1 के रेशो में लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक पोटली बंधी होती है, इस पोटली में क्या होता है, सोडियम परऑक्साइड या बेरियम परऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम पाउडर, इसे कहते हैं इग्निशन मिक्सचर। इग्निशन मिक्सचर तो ये मैग्नीशियम का रिबन होता है, जिससे इसमें आग लगाते हैं तो आग लगाने पर रिएक्शन इनिशिएट होगी, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने लगेगी। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो देखिए, ये देखिए क्रोमियम अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम खुद Al2O3 बना लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम Fe2O3 का भी यूज कर सकते हैं, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, तो Fe2O3 Fe बना लेगा और ये Al2O3 बना लेगा। तो जब एक बार जैसी आपने रिएक्शन इनिशिएट करा दी, तो रिएक्शन इनिशिएट कराने के बाद इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि फिर हमें और आगे हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, और इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि जो यहाँ पर मेटल बनता है वो मेटल अपने आप ही मेल्ट हो जाता है। क्यों? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर यहाँ पर जनरेट होता है। क्लियर? तो ये फिगर आप देख ही रहे जो अभी हम बात कर चुके हैं। ये जो वॉल देख रहे हैं किसकी वॉल है, फायर के लिए क्रूसिबल, काफी हाई टेम्परेचर सहन कर सकते हैं।
ये कहलाता थर्माइट मिक्सचर, जो रेशो होता है 3:1 का। और ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? इग्निशन मिक्सचर, बेरियम परऑक्साइड, मैग्नीशियम पाउडर। इसी में थोड़ा सा फ्लोस्पार भी ऐड कर देते हैं, ऊपर की तरफ डाल देते हैं। क्यों? जिससे वो इंसुलेशन का काम करे, यानी हीट को बाहर ना निकलने दे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखो, आयरन ऑक्साइड के लिए, मैंगनीज ऑक्साइड के लिए, क्रोमियम ऑक्साइड के लिए, और साथ में बोरॉन ऑक्साइड के लिए भी रिएक्शन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक और एक्सप्लोजिव के साथ होती है। इसलिए इनिशियली सिर्फ हमें थोड़ा बहुत टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ती है, जिससे रिएक्शन इनिशिएट हो जाए। तो क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड और बोरॉन ऑक्साइड का रिडक्शन इस मेथड से करते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या ये चीज क्लियर हो गई? हाँ सर। हाँ सर। ये चैप्टर कल क्लोज हो जाएगा। अब ये देखिए, मैग्नीशियम रिडक्शन मेथड। मैग्नीशियम रिडक्शन मेथड में मैग्नीशियम से रिड्यूस कराते हैं। जिसे टाइटेनियम क्लोराइड का रिडक्शन मैग्नीशियम से कराई तो उसे कहते हैं क्रॉल प्रोसेस, टाइटेनियम बन गया। सोडियम से रिडक्शन कराई तो उसे बोलते IMI प्रोसेस, नाम अलग अलग है। इनका एडवांटेज ये है कि इनकी यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर है काफी ज्यादा होती है, और इसके अलावा इनके हैलाइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। इसलिए रिड्यूस मेटल को, जैसे टाइटेनियम को, हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है सेल्फ रिडक्शन मेथड। सेल्फ रिडक्शन मेथड का मतलब है कि हमें किसी भी टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट की यहाँ पर हमें जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की हमें जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम कहते हैं सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। तो सेल्फ रिडक्शन किस किस का करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। मर्क्यूरी, कॉपर, लेड, एंटीमनी। जैसे मर्क्यूरी सल्फाइड को आपने ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना। अभी जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना है, मर्क्यूरी सल्फाइड तो पहले से ही मिक्सचर में, दोनों मिलकर के मर्क्यूरी बना लेते हैं, एसिड से घोल कर देते हैं। सेम वे में कॉपर का भी रिडक्शन हो जाता है। सेम वे में बिल्कुल पीबीएस यानी लेड का भी रिडक्शन हो जाता है। पीबीएस थोड़ा सा पीबीओ में कन्वर्ट होगा, और पीबीओ और जो पीबीएस बचा हुआ है दोनों रिएक्शन करके पीबी बना देंगे। ये कहलाता सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन। और किनका होता है? उन मेटल का होता है जिनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर काफी कम होता है। यस नो? बोलोगे? हाँ सर। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ये बहुत अच्छा है। अभी तक हमने देखे केमिकल रिडक्शन, अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसमें प्योर मेटल मिलता है, बहुत ज्यादा प्योर मेटल मिलता है, लेकिन ये महंगी प्रोसेस भी है केमिकल मेथड से कंपेयर करें तो। किसके लिए यूज करते हैं? रेक्ट मेटल के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, या सैंपल को, हाई प्रायोरिटी वाले सैंपल को प्रोड्यूस करना है तो वहां पर यूज करते हैं। कॉपर का भी कर सकते हैं। अब इसमें करते क्या है, ये हमने कंटेनर लिया, एक कैथोड ले लिया, एक एनोड ले लिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। तो जो भी मेटल होगा, मेटल कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ फायदा यह है, जैसे कॉपर का ले लें तो इसका फायदा यह है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो जो मेटल बनेगा, मेटल फिर इम्प्योरिटी से रिएक्शन नहीं करेगा। इलेक्ट्रोलिसिस को वाटर के अलावा हम दूसरे सॉल्वेंट में भी कर सकते हैं।
जैसे फ्लोरीन वाटर से एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करता है, इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं कि HF2 ले करके अनहाइड्रस AHF में रिडक्शन कराते हैं। या फिर फ्यूज मेल्ट ले लीजिए, जैसे कि हमने NaCl लिक्विड NaCl ले लिया, यहाँ पर लिक्विड NaCl में Na प्लस और Cl माइनस है। इलेक्ट्रोलिसिस हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो Na कहाँ चला जाएगा कैथोड पर, Cl कहाँ जाएगा एनोड पर। लेकिन NaCl का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ पर क्या ऐड कर देते हैं हम, कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, जिससे इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। एल्यूमिना, आयरन एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए। ग्रेफाइट का एनोड लेते हैं और कार्बन का कैथोड। लेकिन एल्यूमिना गुड कंडक्टर नहीं है, इसलिए उसमें क्या मिलाते हैं, क्रायोलाइट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसलिए उसे फ्लोस्फार यानी CF2 भी मिला देते हैं। दोनों चीजें मिला देते हैं जिससे कि प्रोसेस प्रॉपर हो जाए। ओके, चलिए अब इसका प्रिंसिपल क्या है मेटलर्जी का। मेटलर्जी 3 टाइप की होती है, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोलिसिस हो तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी, जहाँ करंट यूज हो। जहाँ हीटिंग यूज हो तो पायरोमेटलर्जी। जहाँ एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट किया जाए उसे हम कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। हाँ सर। तो इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है डेल्टा जी की वैल्यू पर। तो स्पॉन्टेनियस कराने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए। तो ये मालूम है n क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, फेराडे कांस्टेंट, ये मालूम है EMF। तो बस एक ही फंडा है कि ये डेल्टा जी यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। हाँ सर। ठीक, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए तो डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, देखिए डेल्टा जी प्लस डेल्टा जी एक्सटर्नल टोटल गिव्स एनर्जी, ये किसके इक्वल हो गई, ये हो गई आपकी माइनस NFE एक्सटर्नल के बराबर हो गई। डेल्टा जी इक्वल टू निकाल लीजिए, माइनस NFE हो गया। हाँ। ये एक्सटर्नल किसके बराबर हो गया, डेल्टा जी बाई NF। हाँ सर। अगर रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली हमें फिजिबल करानी है तो देयर शुड बी डिक्रीज इन एनर्जी, यानी फ्री एनर्जी कम होनी चाहिए, नहीं नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव होनी चाहिए तो नेगेटिव कब होगी, नेगेटिव वैल्यू तब होगी जब E0 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। हाँ सर। क्लियर। हाँ सर। तो अगर E0 की वैल्यू नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव है, तो बताइए डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो रिडक्शन डिफिकल्ट होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यही इसका प्रिंसिपल है। किसका, किसका प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी का। हाँ सर। दूसरी है हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी में क्या करेंगे, जैसे कि सिल्वर की मेटलर्जी में हमने देखा था लीचिंग में कि वहां पर हम जिंक से सिल्वर को डिस्प्लेस करा देते हैं। हाँ सर। या फिर कॉपर सल्फेट में आयरन डाल दीजिए तो कॉपर सल्फेट, आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। हाँ सर। अगर मान लीजिए कंपाउंड काफी कम है ओवर में, ठीक है ना, हाँ सर। हाइड्रोमेटलर्जी यूज कर लीजिए। कई बार ऑर्गेनिक रिएजेंट्स भी यूज करते हैं, जैसे लो ग्रेड ओर अगर कॉपर का है तो लो ग्रेड ओर कॉपर के लिए यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, इसका लीचिंग करते हैं यूजिंग एसिड एंड बैक्टीरिया। कॉपर के केस मैंने बताया था ना, कॉपर में भी लीचिंग होता है। हाँ सर। तो सॉल्यूशन में जो कॉपर प्लस प्लस है वो बाहर आ जाता है, फिर उसमें आयरन डाल दीजिए तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये कहलाती है हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी का मीनिंग समझ गए। हाँ सर, पानी से। ठीक है,
अब हाइड्रोमेटलर्जी का एक एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पर देख लिया है, थोड़े से और भी एग्जाम्पल देख लें। सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी में भी हाइड्रोमेटलर्जी का यूज किया जाता है। सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी में, सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी में कैसे करते हैं, जैसे सिल्वर सल्फाइड में जब हम CN डालते हैं, KCN डालते से बोलते हैं मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, तो AgCN बन जाता है। जो भी सिल्वर है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ जो Na2S बनता है, ये रिएक्शन Na2S बनने की वजह से रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो रिएक्शन को इरिवर्सिबल करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन डाल देते हैं। ऑक्सीजन इस Na2S को Na2H2O3 में पहले कन्वर्ट कर देता है, जो फाइनली Na2SO4 में कन्वर्ट कर देता है, रिएक्शन को इरिवर्सिबल बना देता है। ओके, ठीक है सर। अब यहाँ पर जो AgCN होल ट्वाइस बना था, इसमें जिंक पाउडर डाली तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो जिंक इसमें से CN को डिस्प्लेस कर देगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा, या गोल्ड होगा तो गोल्ड को डिस्प्लेस कर देगा। सेम वे में गोल्ड को भी जिंक डिस्प्लेस कर देता है, सेम टाइप का कॉम्प्लेक्स बना। हाँ सर। तो जिंक यहाँ पर क्या है, जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब जिंक क्या है अपने आप में यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग है। एजेंट है। हाँ सर। और मैंने बता ही दिया कि रिएक्शन रिवर्सिबल होती, तो एयर इज ब्लोन इनटू द सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज Na2S। हाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रिवर्सिबल होती तो फिर क्या करना चाहिए, कई बार इस वजह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, आ गया। ठीक है। अब देखिए, पिच ब्लेंड का भी लीचिंग किया जाता है, तो नाम पूछ लेते हैं किस मेटल का लीचिंग नहीं होता है या किन किन का लीचिंग नहीं किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। पिच ब्लेंड में यूरेनियम है, हाँ। उसका लीचिंग करिए सोडियम कार्बोनेट के साथ और ऑक्सीजन के साथ, तो जो भी उसमें यूरेनियम होगा, यूरेनियम सोडियम के साथ मिलकर के सोडियम यूरेनेट बना लेगा। या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, तो जो भी यूरेनियम होगा वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो UO2 है, इस पर एक प्लस चार्ज है, ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सी कैटायन। ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सी, और साथ में कैटायन है तो ऑक्सी कैटायन कहलाते हैं। ओके सर। ठीक है। हाँ। हाँ सर। मैग्नीशियम का, जब भी हम मैग्नीशियम की मेटलर्जी में सी वाटर में जो मैग्नीशियम होता है, सी वाटर में जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में होता है, उसमें लाइम वाटर डालते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, इम्प्योरिटीज प्रेसिपिटेट हो जाए नहीं होती, तो वो भी क्या है, लीचिंग। हाँ ना? हाँ सर। और एल्यूमिनियम का लीचिंग तो हम देख ही चुके हैं। हाँ सर। एल्यूमिनियम का हम लीचिंग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई लीचिंग प्रोसेस। कैल्सीटेराइट में कॉपर और आयरन की इम्प्योरिटीज होती है, इसलिए भी वहां लीचिंग किया जाता है, आगे आएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ये NCERT में दिया हुआ है, हालांकि डिलीटेड पोर्शन है। तो एल्यूमिनियम के रिडक्शन में क्या करते हैं, यहाँ देखिए, ये आपने कंटेनर लिया है, तो कैथोड किसका लिया, कार्बन लाइनिंग, यानी कार्बन का कैथोड। एनोड किसका लिया, ग्रेफाइट का एनोड, ये ग्रेफाइट की एनोड रॉड। ये रॉड समय समय पर बदलनी पड़ती है, क्यों बदलनी पड़ती है बताता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में Al2O3 यानी एल्यूमिना, साथ में इसमें क्रायोलाइट Na3Al(F6), और साथ में फ्लोरोस्फार यानी CaF2 ऐड कर देते हैं। फ्लोरोस्फार क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है। किसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, एल्यूमिना के। Na3Al(F6) ये क्या करता है, कंडक्टिविटी बढ़ाता है, किसकी, Al2O3 की कंडक्टिविटी बढ़ाता है। हाँ सर। ठीक है ना? स्टील का कैथोड ले लिया, ग्रेफाइट का एनोड ले लिया है। हाँ। तो अब यहां पर होगा क्या, जो एल्यूमिना है, देखिए
आयोनाइज होकर क्या बनाएगा, Al+3 आयन। Al+3 आयन कैथोड पर रिड्यूस होकर के एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाए। एनोड पर क्या निकलेगा, O- Al2O3 में से O- O2 बाहर निकालेगा, और O- क्या बनाएगा, O2 O2 एनोड पर। जैसे O2 बनाएगा तो एनोड बना हुआ है किसका, ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट के कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ओके, तो इसलिए वो डिप्लीट हो जाता है। अदरवाइज उसको ऐसा नहीं करा तो जो एल्यूमिनियम यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है उस एल्यूमिनियम से वो रिएक्शन करने बैठ जाएगा। ओके सर। जो एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है वो एल्यूमिनियम से यहाँ पर रिएक्शन करने बैठ जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम मालूम है काफी शाइनी मटेरियल होता है, इसलिए यहाँ पर कार्बन का पाउडर छिड़क देते हैं जिससे आंखों पर चमक ना आए। जब हम आइस में स्केटिंग करते तो मालूम है काला चश्मा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि आइस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के अगर मेरी आंखों पर आ जाएगी तो आई डैमेज हो सकती है। तो वैसे यहाँ पर ही बहुत ज्यादा लाइट निकलती, बहुत शाइन करता है, तो आई को डैमेज ना करे इसलिए ऐसा करते हैं। इतनी बात समझ में आई। हाँ सर। अब यहाँ पर इसीलिए समय समय पर एनोड को रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि एनोड ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। अब इसमें एक चीज और देखिए, एनोड है और एक कैथोड, दोनों का कनेक्शन किससे कर दिए, बल्ब से। बल्ब से क्यों किया, क्योंकि 24 आवर्स चलने वाली प्रोसेस है। जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएगा फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ेगा तो करंट कहाँ चला जाएगा, इधर डायनोड में। करंट यहाँ जाएगा तो बल्ब जलने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा तो फिर लेबर को पता लग जाता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी कम हो गई है, तो वो उसमें और इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं। बात समझ में आ गई। हाँ सर। हाँ सर। इसमें हमने क्या क्या मोटी मोटी चीजें देखी हैं। कार्बन लाइनिंग कैथोड है और ग्रेफाइट क्या है, एनोड है। दूसरी बात हमने ये देखी है कि यहाँ पर एक बल्ब भी लगा के रखते हैं, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट पता करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइट में हम Al2O3 क्रायोलाइट और फ्लोस्पार लेते हैं। फ्लोस्पार मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए, क्रायोलाइट कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। हाँ सर। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम कैथोड पर मिलेगा और ऑक्सीजन एनोड पर मिलेगी। ऑक्सीजन एनोड पर ग्रेफाइट से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। हाँ सर। तो समय समय पर हमें उसे चेंज करना पड़ता है। एनोड को रिप्लेस करना पड़ता है। हाँ सर। इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ सर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। सोडियम का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। सोडियम का एक्सट्रैक्शन डाउन सेल में किया जाता है, नाम है डाउन सेल। डाउन सेल में कैथोड किसका बना होता है, आयरन का कैथोड, वो एनोड किसका लेते हैं, कार्बन का एनोड, राइट। यहाँ पर मोल्टन NaCl यूज करते हैं, उसमें थोड़ा CaCl2 मिला देते, किसके लिए, टू लोअर डाउन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए। तो मोल्टन NaCl है तो Na+ बनेगा, Cl- बनेगा, तो Na+ कैथोड पर इकट्ठा हो जाता है। हाँ सर। जैसे कैथोड पर इकट्ठा हो जाता है वैसे ही उसको यहाँ केरोसिन ऑयल में डिप इकट्ठा कर लेते हैं। ओके। सोडियम को अगर आप देखें तो सोडियम मालूम कैसा, तो पनीर देखा है सभी ने, हाँ खाया सर। है, हाँ सर। पनीर जैसा दिखता है, बस पनीर एकदम थोड़ा सा क्रीमी होता है और ये सोडियम थोड़ा सा ग्रे, हल्का सा ग्रे कलर होता है, हल्का सा।
हाँ सर देखा है। ठीक है ना। हाँ सर। तो वो मालूम है खुला हम छोड़ नहीं सकते, इसीलिए उसको केरोसिन में इकट्ठा कर लेते हैं। हम्म, और क्लोरीन को कहाँ बाहर निकाल लेते हैं, कहाँ पर, एनोड पर क्लोरीन निकल जाता है, उसको सेपरेट कर लेते हैं। हाँ सर। राइट। हाँ सोडियम को हम NaOH के मोल्टन NaOH का इलेक्ट्रोलिसिस करा करके भी कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कास्टनर सेल। अगर मोल्टन NaCl से किया तो डाउन सेल, और अगर मोल्टन NaOH से किया है तो उसे हम बोलते हैं कास्टनर सेल। क्या ये चीज क्लियर हो गई? हाँ सर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। बताइए, बस सॉल्व है, फिर भी देख लीजिए। Disease present in bauxite ore. हाँ सर। आ गए दोनों? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। अब विलिंगम डायग्राम तो हम थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ही देख लेंगे। हाँ सर। तो आज के लिए इतने रोक लेते हैं। ओके ठीक है।